फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, आज हमने एनसीईआरटी देखिए क्लास 11 की ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 को पार्ट 1 दो पार्ट में लेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज पार्ट 2 को लेंगे। पार्ट 1 में हमने एल.के. अनंत कृष्णन जी अय्यर के बारे में पढ़ा था, शरद चंद्र रॉय और सदाशिव घुर्रे के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। इसमें हम फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिविजन दे देती हूँ कि कृष्ण अय्यर जी जो है वो सर्वप्रथम ऐसे समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी थी। शरद चंद्र जो कानूनविद शरद चंद्र रॉय जी हैं, इन्होंने जनजाति के बारे में बहुत अच्छा से बताया था हमें। और गोविंद सदाशिव घुरे जी जो हैं, उन्होंने जो जातियों के लिए 6 मेन विशेषताएं बताई थी। ठीक है, आज हम मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे, डीपी मुखर्जी और AR देसाई और MN श्रीनिवास जी के बारे में पढ़ेंगे। मुखर्जी आज हमें क्या बताएंगे? मुखर्जी हमें आज बताएंगे जीवन परंपरा के बारे में। देसाई जी क्या बताएंगे? हमें बताएंगे कल्याणकारी राज्य के बारे में। और श्रीनिवास जी हमें बताएंगे गांव की परंपराओं के बारे में। तो चलिए हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि 1920 और 50 के मध्य में भारत में समाजशास्त्र के 2 प्रमुख विभाग हुए थे। एक मुंबई में था, एक कलकत्ता में था। ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने, है ना। तो मुंबई विभाग कौन संभाल रहा था? घुर्रे जी ऑलरेडी संभाल रहे थे। तो जो लखनऊ का विभाग था वो त्रिदेव जी संभाल रहे थे। कौन 3 लोग थे ये? राधा कमल मुखर्जी जो संस्थापक थे, डीपी मुखर्जी और मजूमदार जी संभाल रहे थे। तो जो डीपी मुखर्जी थे ये इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा तो है ही, साथ में इन्होंने शिक्षा और शिक्षण घटनाओं वगैरह पे बहुत अच्छे भाषण दिया करते थे। ये समाचार जो पत्र है उस पे लिखा करते थे, ये रेडियो में बोला करते थे, इसलिए काफी फेमस थे। इन्होंने मतलब पहले शायद हिस्ट्री और हिस्ट्री में इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, अर्थव्यवस्था में पढ़ा, उसके बाद में ये समाजशास्त्र की ओर मुड़ गए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ इनका इंटरेस्ट आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये साहित्य, संगीत, फिल्म, पाश्चात्य दर्शन, मार्क्सवाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विकास योजना, इन सब में भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और ये बोला और लिखा करते थे। इंट्रोडक्शन द इंडियन म्यूजिक इन्होंने लिखी थी पुस्तक अपनी। और जो ये जो डीपी जी हैं, ये अपनी जो भी पुस्तकें लिखा करते थे वो या तो अंग्रेजी में लिखा करते थे या तो बंगाली में लिखा करते थे। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके आगे अब देखते हैं कि देखिए, जो इनका कहना ये था कि हम अगर भारतीय पश्चिमी समाज को समझेंगे, पश्चिमी क्षेत्रों को, तो वहां पे तो आप इतिहास ले सकते हैं, उनका राजनीतिक ले सकते हैं, आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं बेस पे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आपको भारतीय समाज को समझना है तो उसका सामाजिक आयाम सबसे ज्यादा विकसित है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ का जो निर्णायक पक्ष है वो सामाजिक पक्ष है। और जो समाज अगर है तो उसके केंद्र में कोई ना कोई परंपरा भी होगी, परंपरा है तो उसमें परिवर्तन भी होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि इन्होंने परिवर्तन और परंपरा को सामाजिक परिवर्तन और परंपरा को समाज का एक आधार माना है। ठीक है, तो आगे ये कह रहे हैं कि परंपरा केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि परंपरा की परिवर्तन है होता है और परिवर्तन की संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। मतलब कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है ना, परंपरा जो है ना, वो आपके भूतकाल की तो अटैच्ड होती है ना। आप खुद ही देखेंगे अपने आसपास की चीजों में कि आपको किसी स्टोरी के रूप में या किसी मिथक के रूप में आपको या तो दिखाई देता है या तो सुनाई देती है आपकी परंपरा, है ना। किसी रूप में आप सुनते रहते हैं इधर उधर लोगों से बातों को। उसमें फिर आप ये भी देखते हैं कि कई बार हमारे अंदर या किसी के अंदर भी उस रूढ़िवादिता के लिए विद्रोह आ जाता है, चुनौती आती है ना। तो हम परिवर्तन उसमें लेकर आना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो परिवर्तन तो लेकर आते हैं हम, लेकिन वो परिवर्तन कहीं ना कहीं परंपरा में पूरी तरीके से चेंज नहीं करता है, बल्कि परंपरा में ही अवशोषित हो जाता है। मतलब देखिए, अगर आप अपने आसपास के आज त्योहारों को देखें या खाने को देखें या खेल को देखें, तो हम उसमें कुछ कुछ चेंजमेंट्स तो करते हैं, लेकिन उसका बेस हम देखते हैं कि परंपरा से किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहता है, क्योंकि परंपरा की जड़ें ना बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो वही संवेदनशीलता का मतलब है कि इसका जो जुड़ाव है ना, संबंध, वो भूतकाल से रहता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि भारतीय समाज, संस्कृति व समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। यानी कि पाश्चात्य अर्थ में तो देखिए जैसे व्यक्तिवादी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस समाज के अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। मतलब आप खुद देखिए, जैसे कि आज हम हैं, ठीक है, या आप हैं, तो क्या हो रहा है कि
तो क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारी भारतीयों की जो आकांक्षा है ना, या आप अपनी पर्सनली लेंगे तो आकांक्षाएं वगैरह ना, तो वो देखेंगे आप किसी न किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग उसको तय कर रहा है ना, वो आपकी खुद की स्वैच्छिक नहीं है। हालांकि शहरी मध्यम वर्ग में अब स्वैच्छिकता ने थोड़ा प्रभाव करना शुरू किया है, ऐसा डीपी मुखर्जी कहते हैं, बट इन जनरल अगर देखें तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति क्या है, सामूहिकता और एक सामाजिक संस्कृति वर्ग द्वारा तय की जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन के टाइम पे भी पढ़ाया था, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि परिवर्तन, परंपरा में अगर परिवर्तन आते हैं ना, तो वो 3 वजह से आते हैं, या तो वो सुनकर आते हैं, या तो स्मृति होती है, या तो उसमें अनुभव करके आते हैं। जो अनुभव है वो सबसे लास्ट है, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है, क्योंकि जब हम फील किसी चीज को करते हैं तो थोड़ा ज्यादा परिवर्तन हो पाता है ना। तो फिर उसके आगे ये कहते हैं, इनका कहना है कि भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि क्या है, अनुभव और प्रेम है। ठीक है, इनका ये मानना है। और अच्छा, ये भी चीजें हैं कि जैसे कि अगर हमको किसी चीज पे कार्य करना है, तो कोई जैसे संघर्ष है, ठीक है, वो किसी न किसी सामूहिक आधार पर कार्य करता है। ठीक है, संघर्ष अगर किसी बात करेंगे तो जैसे कि परंपराओं को हम पहले, आपको याद होगा मैंने स्थिरता की एक बार बात बताई थी चैप्टर नंबर 1 में, तो मतलब ये है कि परंपरा को तो हम तोड़ेंगे, ठीक है, परंपरा में कई बार ऐसे परिवर्तन आएंगे, लेकिन क्या होगा कि पूरी तरीके से उस परिवर्तन को नहीं लेकर आएंगे। ये बात आपको हमने बताई थी। तो वही चीज है कि उसमें ना आप बुद्धि का प्रयोग तो ठीक है करेंगे, लेकिन उसमें अनुभव और प्रेम का प्रयोग भी करेंगे ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, और कह रहे हैं कि परंपरा और परिवर्तन संबंधी जो विचार हैं वो पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के कारण विकास योजनाओं जैसे संदर्भों की आलोचना की। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी में समझेंगे। क्या होता है, जैसे विकास के लिए आज आधुनिकता जानते हैं हम आवश्यक है, लेकिन क्या हम उसको अंधाधुंध तरीके से अपना सकते हैं? नहीं अपनाना चाहिए। जैसे परंपरा है, उसको विरासत रूप में तो वो मिली हुई है, लेकिन क्या उसे हमें पूरी तरीके से पूजना चाहिए या पूरी तरीके से अनदेखा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस लेके आना चाहिए। तो वही है कि परंपरा संबंधी विचार का मतलब ये नहीं है कि विकास के लिए हम उसे पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे ही बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे इनका कहना है। और यही चीज ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इनकी जीवन परंपरा है ना, वो भूतकाल भी बनाए रखती है और नई नई चीजों को भी ग्रहण करती रहती है। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, कैसे दिया था, खेल त्योहार और पहनावे के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे कि दूसरे हमारे समाजशास्त्री हैं, ये इनका नाम है अक्षय रमनलाल देसाई जी। इनका क्या सीन है कि इन्होंने ना बड़ौदा में स्नातक किया था और आजीवन ये मार्क्सवादी ही रहे थे। हालांकि बाद में इन्होंने भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया था। इनके जो पिता थे वो भी प्रशासनिक अधिकारी थे और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में इन्होंने प्रवेश लिया था और घुर्रे इनके गुरुजी बने थे। कौन घुर्रे? वही सदाशिव घुर्रे जी, जिन्होंने पहली बार मुंबई में सामाजिक शास्त्र विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने वहां से डॉक्टरेट किया था। फिर इनकी थेसिस आई थी जिसका नाम था द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन्होंने इसमें राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलू को भी दिखाया था और मार्क्सवादी के विश्लेषण किया था। ठीक है, और ये काफी फेमस हुई थी इनकी बुक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में ही इंटरेस्ट लेते थे, ये किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पे भी इंटरेस्ट लेते थे, ग्रामीण समाजशास्त्र जैसे मुद्दों पे इंटरेस्ट लेते थे, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, मानवाधिकार, इन सब पे भी बहुत इन्होंने काम किया है। इन्होंने इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने उनका अपना एक निबंध था जिसका नाम था द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ये काफी फेमस हुआ था क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत विस्तार और तरीके से बहुत कमियां बता के एक समीक्षात्मक रूप में मतलब बताया था स्टेट के बारे में। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि कल्याणकारी राज्य बोला, वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य। तो इन्होंने कहा कि कौन होता है कल्याणकारी राज्य, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें एक वो सकारात्मक राज्य होना चाहिए, वो एक लोकतांत्रिक राज्य होना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित होना चाहिए। मतलब सकारात्मक मतलब ये है कि न्यूनतम कार्य हो ताकि कानून और व्यवस्था बनी रह सके और वहां पे सामाजिक नीतियां कार्य करती रहें। और लोकतांत्रिक राज्य का मतलब क्या है कि लोकतंत्र वहां बहुत अनिवार्य है, जैसे कि बहुजन पार्टी, मतलब बहुत पार्टियां होनी चाहिए, बहुजन नहीं, माफ करना, बहु
बहुपार्टी होना चाहिए, बहुपार्टी चुनाव होना चाहिए, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था और क्या होती है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब निजी पूंजीवादी कंपनियां भी वहां होंगी और राज्य की कंपनियां भी काम करेगी, मतलब साथ साथ वो कार्य करती रहेंगी। और इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हम कैसे मानेंगे कि कल्याणकारी राज्य है कोई भी राज्य, तो क्या है कि वो अगर इस सब कंडीशंस को फॉलो करता होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि वो कल्याणकारी राज्य है। क्या कि वो राज्य जो है गरीबी, सामाजिक भेदभाव से उसकी मुक्ति हो चुकी हो, वहां पे सुरक्षा का ध्यान रखा गया हो, वहां आय संबंधी असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हो, वहां पे अर्थव्यवस्था इस तरीके से बनाई गई हो कि पूंजीवादी जो लोग हैं उसमें समाज की प्रगति की जरूरतों पे ध्यान में थोड़ी रोक लगाई गई हो, मतलब उनका जो पूंजीवादी लोग हैं उन पे लाभ कमाने में थोड़ी रोक लगाई जा सके। कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी और तेजी से मुक्ति व्यवस्था पे ध्यान केंद्रित करता हो, ऐसा राज्य जो रोजगार उपलब्ध कराता हो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा जो सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा वो राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कल्याणकारी राज्य की जो सोच है वो भ्रम है। कैसे कहा इन्होंने कि भाई भ्रम है, कि ये तो ये बता रहे हैं कि ये सब तर्क जिनके पास होंगे वो कल्याणकारी राज्य होगा, पर ये ऐसा होता नहीं है। इनका कहना ये भी है। क्यों कहना है, ये कह रहे हैं कि जो तथाकथित कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, यूरोप है, ये दावा करते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य हैं, लेकिन कहीं पे असमानता बढ़ी हुई है, तो कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहीं सुरक्षा कम है, तो कहीं बाजार संबंधी उतार चढ़ाव है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कल्याणकारी राज्य तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये राज्य की जो सोच है ये एक भ्रम है। अब हम देखते हैं श्रीनिवास जी के बारे में, आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं इनके बारे में, और उसके बाद आगे देखते हैं। तो श्रीनिवास जी क्या है कि क्या हुआ कि बम्बई विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ना इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। इन्होंने दोनों जगह से ली थी, सामाजिक मानव विज्ञान विभाग से। ठीक है, और ये भी घुर्रे जी के शिष्य ही थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि एक शोध निबंध भी लिखा इन्होंने, उसका नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, जो इतनी फेमस हो गई। इंडिया में तो फेमस हुई ही, पर इंडिया से ज्यादा ये वर्ल्ड में फेमस हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने 1959 में दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना भी की। और आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे ही शीघ्र ही इतनी तेजी से ये भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और आज भी है। ठीक है, श्रीनिवास जी ने ना गांव संबंधी विचार दिया है। इन्होंने क्या था कि एक्चुअली इनकी जो रुचि थी ना वो भारतीय गांव और ग्रामीण समाज को ज्यादा हो गया था, और ये जीवन भर इनके साथ चलता रहा। ये सर्वेक्षण करने के लिए कई बार गांव जाते रहते थे, और 1 वर्ष तक इन्होंने मैसूर के गांव में के पास में एक गांव था, वहां पे रुके। और जब वहां रुके तो ये ग्रामीण समाज को प्रत्यक्ष तरीके से ना समझ पाए कि क्या होता है। तो क्या हुआ कि ग्रामीण अध्ययन को जो जब ये कर रहे थे तो इनका जो सपोर्ट किया इनके साथ में वो एस.सी. दुबे जी और डी.एन. मजूमदार जी के साथ मिलकर इन्होंने किया। इन्होंने ना जो लेख लिखे हैं उसमें 2 प्रकार के लेख लिखे हैं। एक पहला लेख लिखा है कि गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का जातीय ब्यौरा लिखा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो लिखा है कि भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण के रूप में कार्य कैसे करता है, यानी कि सामाजिक जो संस्था है उसके लिए उन्होंने गांव को एक विशेष रूप बताया, वो कैसे कार्य करता है, इसके ऐतिहासिक और अवधारणाएं दोनों परिचर्चा दी। लेकिन हुआ क्या है कि इनका जो सेकंड वाला पॉइंट है इस पे इनके कई विवाद पश्चिमी समाजशास्त्रियों के साथ हुए। और उसमें क्या कौन था, जैसे लुई ड्यूमोजी थी, उन्होंने कहा कि इनके साथ भी विवाद हुआ। इनका कहना था कि नहीं, आप कह रहे हो कि गांव एक मेन श्रेणी है सामाजिक संस्था को समझने के लिए, बट हम कहते हैं कि नहीं, जाति एक मेन श्रेणी है गांव की तुलना में। क्या वो मतलब क्या कह रही हैं ये कह रही हैं कि गांव, देखो समझिएगा ध्यान से, कि गांव देखिए कुछ लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, और वो गांव समाप्त हो जाते हैं या वहीं पे रहते हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह गांव वाले लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो जाति धर्म होती है वो नहीं बदलती है। ठीक है, वो उनके साथ जाती है और उस जगह पे जाके उनके साथ रह के सक्रिय हो जाती है। यानी गांव को एक श्रेणी के रूप में लाना गुमराह करना जैसा है, ये कहती हैं लुई ड्यूमोजी। इसमें हमारे श्रीनिवास जी क्या कहते हैं, हमारे श्रीनिवास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
गाँव जो है वो एक आवश्यक सामाजिक पहचान है, इसका इतिहास साक्ष्य है। ग्रामीण जो एकता है ना, वो ग्रामीण सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनका कहना है कि गाँव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और गाँव जो है ना आत्मनिर्भर नहीं है, इनकी आर्थिक और सामाजिक संबंध जो है ना क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं कई जगह पर। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गाँव सामाजिक संस्थाओं को समझने का एक मुख्य आधार नहीं है, ठीक है। और हम ये भी कहेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो जब हमारी डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, तो उस टाइम पे ना इनके जो गाँव संबंधी लेख थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए हुए थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि ये अंदर गाँव एक आंतरिक हमारे देश की आधार है। तो बहुत अच्छे बहुत हेल्प किया था इनके इस विचारों ने हमारी पॉलिसी मेकिंग में, जब हमारा इंडिया फ्री हो गया था। करेक्ट है? तो चारों ने इस तरीके से विभिन्न तरीके से समाजशास्त्र को एक भारतीय रूप दिया था। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।